शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आदित्यादिग्रहा सर्वे नक्षत्राणि चराशयः दीर्घमायुः प्रकुर्वन्तु जस्यैखा जन्मपत्रिका। ओम श्री गणेशाय नमः। अब हम भारतीय ज्योतिष की जो व्यवस्था पूर्वाचार्यों ने दी है उससे संबंधित फलादेश प्रारंभ कर रहे हैं। आपका जन्म डेट ऑफ बर्थ जो है 2/1/1995 और जन्म टाइम 4:30 है ना, यही 4:30 PM। इस आधार पर जो आपका जन्म स्थान है संभलपुर है ना, प्राप्त जन्म समयानुसार देशांतर बेलांतर संस्कार करणोपरांत मिथुन लग्न के आप जातक हुए। आप देख लें, ये मिथुन लग्न की संज्ञा है। लग्न में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे में कोई ग्रह नहीं है, तीसरे में मंगल है जो 8 डिग्री पर, चौथा में कोई ग्रह नहीं है, पांचवा में राहु है बकरी जो 17 डिग्री पर मौजूद है, और छठे स्थान में शुक्र और गुरु हैं। शुक्र 1 डिग्री पर और गुरु 8 डिग्री पर। सप्तम स्थान में बुध और सूर्य हैं, अतः बुधादित्य योग भी लागू हुआ। बुध 8 डिग्री पर और सूर्य 17 डिग्री पर मौजूद हैं। 8वें स्थान में यानी मकर राशि का चंद्रमा 1 डिग्री पर मौजूद है, और 9वें घर में शनि जो 14 डिग्री पर में है। 10 में कोई नहीं, 11 में केतु 17 डिग्री पर और 12 में व्यय स्थान में कोई नहीं है। अतः इस आधार पर हम फलादेश प्रारंभ करते हैं। फलादेश सबसे पहले तो आप लग्न का फलादेश ले लें कि आप का व्यक्तित्व कैसा रहेगा। मिथुन लग्न के आप जातक हुए, लग्न मिथुन और राशि मकर, जन्म राशि मकर। उत्तराषाढ़ के दूसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। अतः इस आधार पर भो अक्षर पर आपका नाम हुआ। भोजराज सबसे उत्तम जन्म राशि का नाम। और हम कोई भी कार्य भी शुरू करते हैं तो भोजन ही प्रधान है, इसलिए भोजराज आपकी जन्म राशि हुई। लग्न के आधार पर फलादेश श्रवण करें। यदि हम व्यक्तित्व की चर्चा करें तो आप तीक्ष्ण बुद्धि, प्रसन्न चेत, विनम्र, परोपकारी, मेधावी और सौंदर्य प्रेमी होंगे। फलदायी व्यवसाय से संबंधित जीवन में यदि नौकरी नहीं मिली तो जीविकोपार्जन करने के लिए तो कोई व्यवस्था तो चाहिए। हम क्या करेंगे, मुख्य आधार जीवन का क्या होगा। अतः फलदायी व्यवसाय तो कुछ चाहिए। अतः आपके लिए साहित्यिक व्यवस्था, वकालत, अध्ययन, अध्यापन और सेल्समैन का कार्य आप करने में सकुशल होंगे और इससे आमदनी भी बहुत अच्छी होगी। जीवन में सर्वोत्तम इन व्यवस्थाओं को लेकर यदि आप चल रहे हैं तो आपके लिए बहुत सुखदायी होगा। यदि रोग बीमारी से संबंधित चर्चा करना चाहें तो आजीवन फेफड़ा और स्नायु मंडल से
संबंधित आपको पीड़ा भुगतनी होगी, यानी कष्ट होगा। अतः फेफड़े और स्नायु मंडल की सुरक्षा कैसे होगी, किस प्रकार मुझे जीवन बिताना है ताकि मैं स्वस्थ रहूं, इस पर पूर्ण ध्यान देने की आवश्यकता है। सचेष्ट रहें, पूर्ण सावधानी की आवश्यकता है। यदि मैं कष्टकारी वर्ष से संबंधित चर्चा प्रारंभ करूं लग्न के आधार पर, तो आपका जन्म से 3, 5, 7, 11, 18, 20, 28, 48, 53, 62 और 71वां वर्ष आपके लिए कष्टदायी अर्थात अशुभ वर्ष प्राप्त होगा। यदि भाग्योदय से संबंधित चर्चा करना चाहें कि जीवन में कौन सा वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा वर्ष बुरा रहेगा, तो बुरे वर्ष के बारे में तो हमने जानकारी प्राप्त कर ली, और भाग्योदय से संबंधित कौन कौन सा जीवन में वर्ष अच्छा और सुखद होगा, तो इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लें कि 14 यानी भाग्योदय से संबंधित सुख समय का प्रारंभ 14वां वर्ष से ही प्रारंभ होने की सूचना निर्दिष्ट है। अतः 14, 22, 23, 32, 35, 36, 41, 42 और 50वां वर्ष आपके लिए बहुत सुखद और सुखदायी होगा। इसे गोल्डन वर्ष कहने में भी आपत्ति नहीं होगी। यदि हम प्राकृतिक शुभाशुभ लक्षण से संबंधित चर्चा करना चाहें तो आप समझ लें कि आपके लिए यानी मिथुन लग्न के जो जातक हैं, अर्थात आप मिथुन लग्न के जातक हैं, आपके लिए प्राकृतिक व्यवस्था कैसी रहेगी, अर्थात प्रकृति ने कैसा कैसा गुण और दोष आपके ऊपर छोड़ा है, इसे हम श्रवण करें और जीवन में लागू भी करें। तो आपका हाथ पैर लंबा और दुबले, नेत्र सुंदर और नाक खरे होंगे। ये नाक है ना, ये खरे होंगे, मोटा नहीं, एकदम नुकीला खरे नाक होंगे। चेहरे से तीक्ष्णता और प्रसन्नता टपकती रहेगी, ऐसा लोगों को एहसास होगा। सौंदर्य मंडल बहुत आकर्षक और सुंदर होगा, है ना। और कुशाग्र बुद्धि के आप जातक होंगे। उत्तम वक्ता, अत्यंत उद्यमी और वार्तालाप करने में सकुशल। किसी से अगर यदि आप बातचीत करना प्रारंभ करें तो 5 मिनट के अंदर में ही अपने व्यवहार से उसे प्रसन्न कर देंगे, अर्थात कुशल वार्ता प्रेमी। बात का छानबीन करने वाले आप अच्छे होंगे। सुगमता से समझने वाले, बातों का तत्व जानने वाला, कला कौशल का प्रेमी और इंद्रियों के वशीभूत रहने वाला, बहस करने में प्रभाव उत्पादक और तर्कपूर्ण आप होंगे। प्रत्येक बात में आप तार्किक व्यवस्था प्रस्तुत करेंगे, यानी तर्क शक्ति आपकी विलक्षण होगी। कभी कभी तो आप ऐसा चाहेंगे कि तर्क की कसौटी पर शास्त्र को तालना चाहेंगे, जो उचित नहीं और अनुकूल नहीं। अतः सदा परिवर्तनशील अर्थात किसी कार्य में विशेष समय तक दृढ़ तथा चिरस्थायी आप नहीं रह सकते। किसी विषय का वर्णन विशद रूप से और प्रभावपूर्ण कर सकते हैं, ये आप में विशिष्ट शक्ति होगी। विषयों की व्याख्या सुगमतापूर्वक और स्पष्ट रूप से करने की क्षमता आप में मौजूद रहेगी। उसमें किसी विषय को सांगोपांग सोचने की दूरदर्शिता भी आप में प्रचुर मात्रा में पाई जाएगी। उसका लेख तथा वाद विवाद प्रभावशाली तथा योग्यतापूर्ण आप वर्णन करने में सक्षम होंगे। बुद्धिमान, तीक्ष्ण बुद्धि, दक्ष विवेचक, चतुर, कार्यकुशल, परंतु क्रोधी, अपने चरित्र तथा मेधाबल से प्रभाव तथा उन्नति प्राप्त करने वाले आप होंगे। कला और विज्ञान के प्रति आपकी विशेष अभिरुचि होगी। असंयमी तथा अधीर होने के कारण अस्वस्थ प्रायः रहा करेंगे आप। अतः इन बिंदुओं पर विशेष सावधानी की आवश्यकता है। इसके संबंधी सहायक तत्व से संबंधित यदि बातचीत करना चाहें तो मानसिक शक्ति नहीं रहेगी। आपके लिए यदि मार्केश विचार से संबंधित विचार करना चाहें तो जीवन में आप देखें कि चंद्र, सूर्य और मंगल आप देखें 1, 2, 3 तृतीय स्थान में
जो सहज और पराक्रम का घर होता है, छोटे भाई का घर होता है, इस स्थान में मंगल विद्यमान है सूर्य के घर में 8 डिग्री पर। मिला जुलाकर 50% यह अपनी महादशा या अंतरदशा में जब प्रवेश करेंगे, जब इनका समय आएगा तो मंगल 50% फलाफल देंगे। लेकिन मार्केश विचार जब करेंगे तो मार्केश विचार के तहत मंगल, चंद्र और सूर्य अशुभ फलदायक होंगे। ये किसी भी अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में या जब इनकी महादशा आएगी तो आपके लिए पूर्ण रूपे अनुकूल फलादेश नहीं होगा, प्रतिकूल फलादेश होगा, प्रतिकूल फलाफल देंगे अर्थात अशुभदायक हैं। यदि जीवन में कोई अंगूठी पहनने की आवश्यकता महसूस हो तो आपका जीवन रत्न पन्ना होगा, जो जीवन में 4 चांद लगा देगा। पन्ना, ये पन्ना आप देख रहे हैं, आपके लिए बहुत सुखद और समृद्धिशाली होगा। यदि मैं ग्रहों की युति से संबंधित फलादेश करना चाहें तो आपकी कुंडली में बुधादित्य योग भी है। क्या है? बुधादित्य। बुध और आदित्य एक साथ है। आदित्य का माने होता है सूर्य और बुध तो आप समझ ही चुके। तो बुधादित्य योग आपकी कुंडली में विद्यमान है। साथ साथ शुक्र और गुरु भी एक साथ स्थित हैं। अतः बुधादित्य योग का फलादेश आपके जीवन पर कैसा रहेगा, इसका फल भी आप पूर्ण रूपेण जानकारी कर लें। प्राप्त जन्म कुंडली में जो बुधादित्य योग दिखाई दिया है, अतः आप एक श्रेष्ठ जातक होंगे, उत्तम कोटि के जातक हैं। बुद्धिमान, विद्वान, यशस्वी, जस की जीवन में बहुत प्राप्ति होगी। बहुत परिश्रम कम करेंगे और जस उसी में ज्यादा हो जाएगा। अतः समाज में, नगर में, गांव में आप जहां जीवन व्यतीत करेंगे उस जगह आपकी एक हस्ती होगी। राज्य द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले आप होंगे। स्थिर धन वाला, सेवा कर्म करने में पटु, प्रियवादी और राजयोग का भी दिग्दर्शन दिखाई दे रहा है। जीवन में आपको राजयोग की भी प्राप्ति होनी चाहिए। मंत्री अथवा राजा की सेवा करने वाला अथवा राजा के समान जीवन यापन करने वाले आप होंगे। ये बुधादित्य योग का फल महर्षियों के द्वारा वर्णित है। आप वेद शास्त्र पुराण पर में भी विशेष भरोसा रखेंगे। देवताओं की, ब्राह्मणों की सेवा करने में, आपकी पूजन करने में विशेष अभिरुचि होगी। आप आस्तिक प्रवृत्ति के होंगे और गीत वाद्य यानी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी आपकी विशेष अभिरुचि होगी। आप ऐसे जातक होंगे तथा काव्यात्म कलाओं में भी आप कुशल होंगे। ये बुधादित्य योग का फल लागू होता है। इस प्रकार आप समझ चुके। दूसरी बात मैं फिर आपको ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जन्म कुंडली में 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोग शत्रु के स्थान में गुरु और शुक्र वृश्चिक राशि पर विद्यमान है, स्थित हैं। अतः एक दूसरे के दोनों विरोधी हैं। एक है दैत्य गुरु और दूसरा है देव गुरु। फिर भी यह संयोग बहुत कम मिलता है, लेकिन आपकी कुंडली में ये मौजूद हैं। अतः गुरु और शुक्र की यदि युति एक साथ हो तो जातक के ऊपर कैसा प्रभाव डालेगा, तो आप श्रवण करें। बुधादित्य योग के बारे में आपने श्रवण कर ही चुका। और गुरु शुक्र की युति आपकी कुंडली में है। अतः धन, मित्र, पुत्र, स्त्री आदि के सुख से युक्त विद्वान, बुद्धिमान, गुणवान, धर्मात्मा, विद्या द्वारा जीविकोपार्जन करने वाले और सुंदरी स्त्री का पति भी आप होंगे। आपकी पत्नी आपके अनुकूल चलने वाली मनोरमा, प्रियभाषिनी, हृदय विहारिणी होगी और आपके मन की गति के अनुसार, इच्छा के अनुसार चलने वाली भी होगी। साथ ही आप शास्त्रज्ञ और पंडित जनों से शास्त्रार्थ करने वाली भी, यानी वाद विवाद शास्त्रार्थ करने में भी आपकी विशेष अभिरुचि होगी। आप उत्तम कोटि के एक जातक होंगे और बड़ा सुखी और यशस्वी जीवन व्यतीत करने वाले आप जातक होंगे। हम अब महादशा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो महादशा से संबंधित आप जानकारी प्राप्त करें कि 17/10/1998 तक
17/10/1998 तक सूर्य की महादशा रही, अर्थात 95 में आपका 2 जनवरी 1995 का आपका जन्म है। उस समय सूर्य की महादशा चल रही थी, जो सूर्य का समय 17/10/1998 तक रहा। बाद में 10 वर्षों के लिए चंद्रमा की महादशा आ चुकी, जो 17/10/2008 तक। यदि हम फलादेश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप समझ लें कि जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में षष्ठाष्टम गतश्चंद्र संक्रो यदि रक्षति, छठे और 8वें स्थान में चंद्रमा की युति हो तो महादेव ही उसकी रक्षा करे। अतः हम यदि फलादेश करना चाहते हैं तो अष्टम स्थान में चंद्रमा की स्थिति है, अतः बालग्रह योग से भी आप प्रभावित रहे होंगे। 8वें वर्ष तक कुछ न कुछ तकलीफ, शारीरिक पीड़ा और खास करके कफ पित्त से संबंधित आप ग्रसित होंगे। यहां तक कि बालावस्था में प्राण जाने की भी स्थिति कभी कभी ऐसी हुई होगी जिससे परिवार के लोग असंतुष्ट हो गए होंगे, लेकिन प्रभु की कृपा सारे अलक्ष्य टल गए और आप एक सुखी जीवन व्यतीत करने वाले जातक मौजूद हैं और जीवन में रहेंगे। अतः 10 वर्षों के लिए चंद्रमा की महादशा आ पहुंची। यह समय बड़ा सुखद और सुखदायी रहा। इस समय में आपके बल, वीर, प्रताप, सुख, धन, भोजन आदि की भी वृद्धि प्रचुर मात्रा में, अनुकूल समय और खास करके मिष्ठान्न भोजन, दिव्य शैया, आसन, छत्र, वाहन, स्वर्ण भूमि तथा अनेक प्रकार के ऐश्वर्यों की भी प्राप्ति और छात्र जीवन भी बड़ा सुंदर रहा होगा। लेकिन इसके बाद 7 वर्षों के लिए मंगल की महादशा आ पहुंची और मंगल आपकी जन्म कुंडली में तृतीय स्थान में मौजूद हैं। तृतीयस्थ मंगल प्राकर्म, सहज और छोटे भाई का होता है। इस महादशा में चूंकि हम अंतरदशा का फलादेश नहीं कर रहे हैं, आंशिक रूप से आपको बतला रहे हैं कि ये समय कैसा रहा। तो मंगल की महादशा में आपको जो मंगल की महादशा 17/10/2015 तक व्यतीत किया, इस अवधि में यानी 17/10/2015 की अवधि में आपको शरीर में चोट लगना, शस्त्रास्त्र से घात होना, है ना, और अग्नि तथा रोगों का भय, धन की हानि, चोरी, व्यवसाय में हानि, दैन्य, दुख आदि अनेक प्रकार के कष्ट भी भुगतने पड़े होंगे। और यह समय विद्यार्थी जीवन का था। कुछ बिंदुओं को छोड़कर शैक्षणिक व्यवस्था भी मिला जुलाकर अच्छी रही। वैसे पूर्ण रूपेण संतोषजनक नहीं रहा, लेकिन फिर भी कुछ बिंदुओं को छोड़कर संतोषजनक कहने में आपत्ति नहीं। लेकिन इसके बाद 18 वर्षों के लिए राहु की महादशा आ पहुंची, जो जन्म कुंडली के रोग शत्रु के स्थान में 6ठम भाव में 17 डिग्री पर पंचम स्थान में 1 2 3 4 5 पंचम स्थान में विद्या, बुद्धि, संतान के घर में राहु मौजूद है ना। और राहु वक्री अवस्था में है। आप श्रवण कर लें कि 17/10/2015 के बाद 17/10/2015 के बाद यानी 18 वर्षों के लिए, यानी 17/10/2033 तक, माने अभी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा 15 से, और ये समय आपके लिए सुखद नहीं है, अच्छा नहीं है। पूर्ण रूप में सावधानी की आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो विद्या, बुद्धि और संतान के घर में राहु मौजूद हैं वक्री होकर। फिर भी आप यदि बुद्धि और विवेक का सहारा नहीं लेंगे तो दिग्भ्रमित हो जाएंगे, पथभ्रष्ट हो जाएंगे, कुछ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं। जन्म कुंडली दिखलाने का मतलब होता है कि एक सलाहकार, कौन समय अच्छा है और कौन समय बुरा है, इस समय में हम क्या करें, उस समय में क्या करें, अर्थात किस समय में क्या अच्छा या बुरा करना है, इसके लिए वो एक कॉपी रूप में, सलाहकार रूप में मौजूद रहता है। अतः राहु की महादशा में
यानी अभी 2033 तक 17/10/2033 तक की जो अवधि है, इस अवधि में सबसे पहले तो आपको बुद्धि को दिग्भ्रमित कर देगा, जिसे मतिभ्रम कह सकते हैं। छनैः रुष्टा छनैः तुष्टा रुष्टा तुष्टा शनैः शनैः, क्षणभंगुर विचार उत्पत्ति होगी और किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। क्या करें क्या न करें, क्या करना है क्या न करना है, उचित निर्णय लेने में भी आप अक्षम हो जाएंगे। अतः इसे पूर्ण रूपेण विवेक का सहारा लें तो मतिभ्रम और सर्वशून्य जिधर जाएंगे, जिसका आस करेंगे, जिस पर विश्वास करेंगे, निराशा में बदल जाएंगे। आशातीत सफलता की प्राप्ति, विपत्ति, कष्ट, रोग, धनहानि, साथ ही इसी अवधि में निकटतम रिश्तेदारों में किसी का मौत भी होना निर्दिष्ट है, जिसे हम प्रिय वियोग कहते हैं। प्रिय वियोग, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट, गाड़ी घोड़ा वाहन से संबंधित आपको पूर्ण रूपेण सचेष्ट रहने की आवश्यकता है। आप पूर्ण रूपेण सावधान रहेंगे, है ना। कहां तक बतलाऊं, अन्य अनेक प्रकार के कष्ट भी भुगतने पड़ेंगे। अतः आप पूर्ण रूपेण सचेष्ट और सावधानी के साथ समय बितावे। अभी जो है राहु की महादशा में अंतरदशा से संबंधित हम फलादेश करना उचित समझते हैं, और आप देख भी ले कि अभी राहु की महादशा में राहु की राहु की अंतरदशा 29/6/2018 तक ये समय अच्छा नहीं रहा। आप समझ लें कि राधे राहु की महादशा में राहु की अंतरदशा 2 वर्ष 8 महीना 12 दिन 2 वर्ष 8 महीना 12 दिन अंतरदशा रही, और इस अवधि में आपके भाई अथवा पिता से संबंधित, निकटतम रिश्तेदारों से संबंधित दुखद घटना का होना, पीड़ा होना, कष्ट होना दिखाई देता है। शरीर में पीड़ा, धन की हानि, अन्यत्र गमन और मान प्रतिष्ठा पर में भी हानि होने का भी लक्षण दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रभु की कृपा से, गुरु और देवताओं की कृपा से यह समय टल गया। पुनः राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा 2 वर्ष 4 महीना 24 दिन के लिए फिर उपस्थित हो गए। 2 वर्ष 4 महीना 24 दिन, यानी 23/11/2020 तक 23/11/2020 तक राहु की महादशा में गुरु की अंतरदशा। यह अवधि मिला जुला करके ठीक रहा और समय सुखदपूर्ण रहा। इस अवधि में आपको देवता और ब्राह्मणों की सेवा तथा धन और व्याधियों से रहित होने का समय भी निर्दिष्ट है। लेकिन इसके बाद राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा 2 वर्ष 10 महीना 6 दिन के लिए उपस्थित हो गया। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा जो 29/9/2023 तक, महाशय पूर्ण रूपेण आप ध्यान दें, अभी राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है और दोनों पापक ग्रह, क्रूर ग्रह है, जो समय अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। इसमें क्या क्या होगा आप लक्षण मिला लें। राहु की महादशा में शनि की अंतरदशा जब आती है तो जातक को सबसे पहले रक्त पित्त की पीड़ा होती है। शरीर के किसी अंग में चोट लगना अथवा दुर्घटना होने की पूर्ण रूप में संभावना बनी रहती है। अतः यदि आप वाहन चलाते हैं तो आप बहुत हद तक सतर्क रहें, पूर्ण सावधानी के साथ रोड पर गाड़ी चलावे न चलावे, लेकिन समय प्रतिकूल है अतः सचेष्ट रहे।
आपके जो अपने खास लोग होंगे, दयाद परिवार, इष्ट मित्र, बंधु बांधव, निकटतम जिस मेजोरिटी में आप रहते हैं, उससे भी मनमुटाव की स्थिति, कलह की प्राप्ति, अशांति का होना भी लक्षण दिखाई दे रहा है। और अपने मूर्खता के कारण आप ऐसे कदम उठा लेंगे, ऐसे कार्य कर लेंगे जिसमें बाद में बहुत पश्चाताप होगी, बहुत पश्चाताप होगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन हमने ऐसी प्रक्रिया अपना ली, ऐसी तरीका अपना ली, ऐसा काम हमने किया जो नहीं करना था। इसे कहते हैं मूर्खता के कारण किए हुए कर्मों को पश्चाताप में बदलना, जो अनुकूल नहीं है। पुनः शनि के बाद बुध की अंतर्दशा आ रही है और यह समय आपके लिए मिला जुला कर पूर्व की अपेक्षा संतोषजनक रहेगा। जो 17/4/2026 तक 17/4/2026 तक यानी 2 वर्ष 6 महीना 18 दिन के लिए बुध की अंतर्दशा आ गई और इसमें आपको मित्र भाइयों के साथ स्नेह की वृद्धि, बुद्धि धन भोग की वृद्धि और साथ ही थोड़ा सा किसी मामले में अंत में कलेश महसूस होगा, वरना सब ठीक है। लेकिन उसके बाद बुध के बाद फिर केतु की अंतर्दशा आ रही है और केतु 1 वर्ष 18 दिन के लिए उपस्थित हो गया। कितना? 1 वर्ष 18 दिन के लिए। और केतु कहाँ है? 11वें स्थान में, लाभ आय के घर में है, जो 17 डिग्री पर मौजूद है। बहुत खराब नहीं है, क्योंकि 11वें घर में त्रिखडे एकादशी राहु, त्रिखडे एकादशी शनि, त्रिखडे एकादशी भौमंग, सर्वारिष्ट विनाशिनी, ऐसे 11वें घर में प्रायः सभी ग्रह शुभ ही फल देते हैं, विशेषकर पापक ग्रह तो खास करके शुभ फल देते हैं। लेकिन चूंकि अशुभ ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो लक्षण तो कुछ न कुछ तो होगा। अतः इस परिस्थिति में आपको 1 वर्ष 18 दिन की जो अवधि है, शरीर में बुखार का लगना, सिर में दर्द होना, पसीना आना, अग्निशास्त्र तथा शत्रुओं से किसी मामले में पीड़ा को भुगतना और दुश्मनों का आक्रमण, इससे तो आपको सावधानी चाहिए। तो ये केतु की अंतर्दशा का फलादेश है। उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा आ जाती है और शुक्र 3 वर्ष के लिए शुक्र की अंतर्दशा है, 5/5/2030 तक, 5/5/2030 तक आपको मित्र और बंधु बांधवों के द्वारा संताप की प्राप्ति होगी। न जाने कैसे संताप होगा, क्यों होगा, प्रत्येक कार्य कारण पर है, कारण नियमों के अंदर है नियम अटल सिद्धांतों पर, सिद्धांत खोज पर निर्भर है। तो ये आपको उस समय में सोचना पड़ेगा कि मित्र बंधु बांधव के कारण संताप की प्राप्ति और भाई बंधुओं से कलह झगड़ा झंझट अशांति एवं कष्ट को भुगतना, साथ ही स्त्री भोग और धन का लाभ भी होगा। अंत में समय अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ न कुछ कष्ट भुगतना पड़ेगा। उसके बाद सूर्य की अंतर्दशा आ जाती है और सूर्य आपकी कुंडली में सप्तमस्थ हैं। हमने बुधादित्य योग के बारे में भी पूर्व फलादेश कर चुके हैं। 29/3 यानी 5/5/2030 के बाद 29/3/2031 तक 29/3/2031 तक सूर्य की अंतर्दशा है और इसमें आपको शास्त्र रोग चोर अग्नि तथा प्रशासन से भय, साथ ही धन हानि का भी जो दिखाई दे रहा है। सूर्य के बाद चंद्रमा की अंतर्दशा 29/3/2031 के बाद 29/9/2032 तक चंद्रमा की अंतर्दशा है। यह भी अंतर्दशा अनुकूल नहीं है, इसमें कलह, धनहानि, बंधु विरोध और अन्य अनेक प्रकार के कष्टों का सामना, साथ ही
अच्छे सलाहकार पत्नी होंगे और पत्नी की सलाह को मानना उचित होगा आपके लिए। बाद में मंगल की अंतर्दशा आ रही है, कब? 29/9/2032, 29/9/2032 के बाद, 29/9/2032 के बाद 17/10/2033 तक राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा मौजूद रहेगी और यह भी समय प्रतिकूल है। इसमें आपको शत्रु, शस्त्र, अग्नि तथा चोरों का निरंतर भय बना रहेगा तथा अन्य अनेक प्रकार के कष्ट भी भुगतने पड़ेंगे। तो आप समझ चुके। इसके बाद 16 वर्षों के लिए 16 वर्षों के लिए गुरु की महादशा आ रही है और आपकी जन्म कुंडली में छठे स्थान में 11 डिग्री पर मिला जुलाकर बृहस्पति बलवान है, बृहस्पति बलवान है और यह महादशा आपके लिए बड़ा सुख समृद्धि लेकर के उपस्थित होगा। इसमें आपको राजा अथवा प्रशासन से, गांव के बड़े बड़े बुजुर्गों से, विशिष्ट लोगों से सम्मान की प्राप्ति होगी, मित्र एवं रत्नों का लाभ होगा, शत्रुओं पर विजय होगा, शरीर स्वस्थ होगा, आरोग्य निरोग्य पूर्वक समय व्यतीत करेंगे, शरीर में बल महसूस होगा, ताकतवर महसूस होगा कि हम एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं, तथा अन्य अनेक प्रकार के लाभ, मनोनुकूल व्यवस्था, साथ ही सभी मनोरथ भी पूर्ण होंगे। तो अब आप समझ चुके कि मेरे जिंदगी का, मेरे जीवन का कौन सा वर्ष कैसा रहने वाला है, अच्छा या बुरा, आप समझ चुके। महर्षि भृगु का कहना है, एक नजर आप और डालें, महर्षि भृगु का कहना है कि ऐसे जातक का रंग गेहुआ और चेहरा गोल होता है, स्त्रियों में आसक्ति रहती है, नृत्य, संगीत, वाद्य आदि का प्रेमी, हास्य प्रवीण, दूत कर्म करने वाला, मधुरभाषी, विनम्र, शिल्पज्ञ, विषयी, चतुर, कवि, परोपकारी, सुखी, तीर्थयात्री, गणितज्ञ, ऐश्वर्यवान, संततिवान, मित्रवान, सुशील, दानी, अनेक प्रकार के भोगों का उपयोग करने वाला तथा राजा के समीप रहने वाला अथवा राजा के समान जीवन व्यतीत करने वाला और कभी कभी राजा से ही पीड़ित होने वाला और सुंदर केशों वाला जातक होता है। तो आप समझ गए कि ये फल आप पर लागू होगा। आप मध्यम वर्ग के, मध्यायु वर्ग के जातक हैं। अपनी प्रारंभिक अवस्था में आप सुखी और मध्यमा अवस्था में कुछ दुखी और अंतिम अवस्था में पुनः सुखोपभोग करने वाले होंगे। आपका भाग्योदय तो 32 से 35 वर्ष के बीच में पूर्ण भाग्योदय होने का लक्षण दिखाई दे रहा है। अतः आप कैसे जीवन बिताएंगे, किस प्रकार जीवन बिताएंगे, आप स्वतः समझें। लेकिन हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप किस प्रकार अपने जीवन को सही ढंग पर लाएंगे। इसलिए चेतावनी रूप में आप स्वीकार करें कि फेफड़े और तंतु जनित रोग प्रायः आपको होंगे। अतः इस बिंदुओं पर आप विशेष ध्यान देंगे। इस कारण स्वच्छ वायु और उत्तेजना देने वाली क्रियाओं से बचे रहना अति आवश्यक होगा। वीर्य रक्षा और गर्म वस्त्रों का प्रयोग तथा मिताहारी होना भी आवश्यक है। बस इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपकी मध्यम वर्गीय जन्म टिप्पणी से फलादेश संपन्न होता है। इसी जगह जय गणेश, जय जनार्दन।